देश की राजधानी दिल्ली को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाएं चल रही हैं। वोटिंग से लेकर नतीजों और उसके बाद महिला मुख्यमंत्री चुने जाने तक भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया। ये एक नए इतिहास की दस्तक थी। देश की राजधानी की कमान एक महिला को सौंपी गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी भी इस पद पर रह चुकी है। मौजूदा वक्त में पुरुष प्रधान हो चुकी राजनीति में अगर किसी महिला को कमान सौंपी जाती है तो अपने आप में ये खास हो जाता है। लेकिन इस बार बात क्योंकि दिल्ली की है तो इसको लेकर इतिहास के पन्नों को खंगाला जा सकता है, क्योंकि दिल्ली आज से नहीं बल्कि काफी पहले से ही देश को चलाने वाली जगह रही है और पहले से ही यही कहा जाता है कि दिल्ली से पूरा देश चलता है। हम आपको ऐसी ही एक महिला की कहानी बताते हैं जिसने अभी नहीं करीब 500 साल पहले इसी दिल्ली से देश को चलाने की कोशिश की थी और भले ही प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसने वो मुकाम हासिल भी किया था। ये कहानी है खानजादा बेगम की, जो मुगल काल में एक ताकतवर राजकुमारी थी। उनकी राजनीतिक क्षमता और रणनीतिक कौशल ने कई कमाल किए हैं और यही कारण है कि खानजादा बेगम को मुगल इतिहास की ताकतवर महिलाओं में से एक माना जाता है। आपके आसानी के लिए खानजादा बेगम का एक परिचय और भी दे देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि वो मुगल बादशाह बाबर की बड़ी बहन थी, वो भी ऐसी ताकतवर बहन जिन्होंने अपने भाई की जान और हुकूमत को बचाने के लिए एक दुश्मन से शादी कर ली थी, जिसने बाबर की बाबरनामा लिखने में मदद की और यहाँ तक कि बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं को भी राजनीतिक गुर सिखाए और पूरी सत्ता चलाने में मदद की। इतिहास के पन्नों को खंगालेंगे तो खानजादा बेगम यानी कि बाबर की बड़ी बहन एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत है जिनका जीवन साहस, बलिदान और राजनीतिक चतुराइयों से भरा हुआ है। वे फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा और उनकी पत्नी कुतलुक निकार खानम की सबसे बड़ी संतान थी। उनका जन्म 1478 के आसपास माना जाता है और वे बाबर से 5 साल बड़ी भी थी। तैमूरी वंश की इस राजकुमारी ने अपने भाई बाबर के जीवन और मुगल साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इतिहास में उन्हें वो सम्मान शायद नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार थी। बाबर ने दरअसल काफी कम उम्र में ही सत्ता संभाल ली थी, क्योंकि उसके पिता की मौत काफी जल्दी हो गई थी। ऐसे में खानजादा बेगम ने ही बाबर की परवरिश की और साथ ही सत्ता संभालने, राजनीतिक गुर सिखाने में उसकी मदद भी की। यूं तो खानजादा बेगम के कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन एक किस्सा जो इतिहास के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है वो खानजादा बेगम की वो कुर्बानी है जिसने बाबर की जान और उसकी सत्ता दोनों को बचाया था। पूरी कहानी को समझने के लिए साल 1500 के उस दौर में चलना होगा जब बाबर मध्य एशिया के जंग के मैदानों में धूल फांक रहा था। वो तुर्की का इलाका था जिसे बाबर अपने अधीन करने की जद्दोजहद में व्यस्त था। फिर बाबर का मुकाबला हुआ उज्बेकिस्तान के सरदार शायबानी खान से। यही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट भी था। जंग में शायबानी बाबर पर भारी पड़ा और 6 महीने तक उसे समरकंद में घेरे रखा। आलम यह था कि बाबर के सैनिक 2 जून की रोटी को तरस गए थे। भूखे मरने की नौबत भी आ गई थी। शायबानी के घेरे से जिंदा बाहर निकलने में बड़ी बहन और फरगना के अमीर उमर शेख मिर्जा द्वितीय की बेटी खानजादा ने बाबर की मदद की। वही खानजादा जिसे इतिहास में वो तवज्जो नहीं मिली जिसकी वो हकदार थी। तैमूर वंश की शहजादी खानजादा राजनीतिक जोड़ तोड़ में माहिर थी। दुश्मनों को अपनी चाल में कैसे फंसाना है ये उन्हें बखूबी आता था। हालांकि बाबर के लिए उन्होंने वो रणनीति अपनाई जिसमें वो खुद को ही दांव पर लगा दिया। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा में खानजादा का जिक्र एक ऐसी महिला के तौर पर किया गया है जो खानदान की जिंदगी को बचाने के लिए आगे आई थी। इतिहासकारों का यह कहना है कि जब बाबर की सेना को कुत्ते और गधे का मांस खाने की नौबत आ गई थी और आजादी की उम्मीद टूट रही थी, तभी शायबानी खान ने एक शर्त रख दी। उसने ये कहा कि अगर बाबर की बहन खानजादा उससे शादी कर ले तो शायद वो बाबर को आजादी दे देगा। खानजादा ने अपनी भाई की रिहाई और परिवार की सुरक्षा के लिए इसके लिए हामी भी भर दी। खानजादा ने जब शायबानी खान से शादी का फैसला किया उस वक्त वो कुल 23 साल की थी। उनके इस फैसले का विरोध परिवार के हर शख्स ने किया। उन्होंने शारीरिक अत्याचार तक झेले।
शादी के बाद उनका बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया खुर्रम, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी मौत हो गई। शादी के बाद भी खानजादा का तैमूर वंश की तारीफें करना शायबानी खान को बर्दाश्त नहीं रहता था। नतीजा ये हुआ कि दोनों के रिश्ते बिगड़ने लगे। एक दिन ऐसा भी आया जब दोनों ने एक दूसरे को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन शायबानी का साथ छूटना इतना आसान नहीं था। उसने खानजादा का विवाह जबरन अपने फौजी सैयद हादा के साथ कर दिया। शायबानी और शाह इस्माइल के बीच 1510 में जंग हुई जिसमें सैयद हादा मारा गया। जंग के बाद खानजादा शाह इस्माइल की कैद में पहुंच गई, लेकिन जब उसे जानकारी मिली कि वो बाबर की बहन है तो उन्हें बाबर के पास वापस भेज दिया गया। करीब 10 साल बाद उनकी परिवार में वापसी हुई। वापसी के बाद उनकी तीसरी शादी हुई। मोहम्मद मेहदी ख्वाजा से उनका निकाह कराया गया। ये शादी कब हुई इसको लेकर इतिहासकारों के बीच कोई एक मत नहीं है। ज्यादातर इतिहासकारों का ये मानना है कि उनकी शादी 1510 से लेकर 1519 के बीच में किसी एक साल में हुई थी। पूरा परिवार जिस खानजादा को ताने मारता था वही परिवार अब उसकी कद्र भी करने लगा था, उसके त्याग की दुहाई दे रहा था। उन्हें मुगल वंश की सबसे ताकतवर औरत के तौर पर जाना गया। हिंदुस्तान की बादशाह बेगम का खिताब भी उन्हें दिया गया था। मुगल वंश का हर बादशाह उनकी कुर्बानी को नहीं भूला है। 1545 में उन्होंने काबुल में अंतिम सांस ली थी। उन्हें वहीं दफनाया गया जहां बाबर दफन था। काबुल में उस जगह को बाग ए बाबर के नाम से जाना जाता है। मुगल काल में खानजादा बेगम ने खुद को इस तरह स्थापित किया है जो ये बताता है कि एक महिला ने किस तरह खुद को एक डिप्लोमेट और एक एडवाइजर के तौर पर तराशा और जरूरत पड़ने पर पहले भाई बाबर और फिर भतीजे हुमायूं की मदद की। फिलहाल खानजादा बेगम से जुड़ी इस कहानी में अभी के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।